एक अच्छी खबर सामने आई है। हमारे फाइट फॉर राइट के द्वारा फाइल की हुई एक और पीआई के सजेशंस को सरकार ने बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल कर लिया है। ये वही पीआई है जो 2020 में हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की थी रेप केसेस के कानूनों में चेंजेस के लिए। उस पीआई में हमारे वन ऑफ द मेन सजेशन ये था कि रेप केसेस के जो ट्रायल्स हैं वो बहुत स्लो चलते हैं। हालांकि सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन था सेक्शन 309 का, जो ये कहता था कि चार्जशीट फाइल होने के बाद, पर्टिकुलरली रेप केसेस में चार्जशीट फाइल होने के बाद 2 मंथ्स के अंदर रेप का ट्रायल फिनिश हो जाना चाहिए। लेकिन एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मैंने ऑब्जर्व किया था कि ऐसा नहीं होता है और सालों साल रेप केसेस चलते हैं। सो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पूरी रिसर्च करके कोर्ट के सामने ये सारी बातें रखी थी कि सेक्शन 309 का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होता है। प्रैक्टिकली सेक्शन 309 फॉलो नहीं होता था सीआरपीसी का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पीएल क्या थी हमारी और इस पीएल में क्या हुआ था। उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से स्पीडी ट्रायल के लिए बीएनएसएस नए कानून में बदलाव हुआ है, जिससे कि स्पीडी ट्रायल का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो पाएगा। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं उमेश शर्मा। अक्सर आपने सुना होगा कि एक रेप केस जो होते हैं, खासकर ब्रूटल रेप केसेस में, और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे देश को झकझोर के रखा है, चाहे वो निर्भया कांड हो, हाथरस कांड हो, और संविधान कानून की बातें हुई, स्पीडी ट्रायल की बात हुई। इसी को लेकर एक एडवोकेट है कीर्ति आहूजा, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की भी लॉयर हैं, पुणे बेस्ड हैं, पुणे में रहती हैं। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि रेप केस, जो ब्रूटल रेप केस हैं, उनमें स्पीडी ट्रायल हो। उनके कुछ सजेशंस थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी जनहित याचिका दाखिल की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि जो सजेशन कीर्ति आहूजा की पिटीशन में है उनको देखिए, उन सजेशन पर काम कीजिए। तो फाइनली अब गृह मंत्रालय से उनको मैसेज आया है। हमारे साथ खुद कीर्ति आहूजा जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी आपका। नमस्कार। कीर्ति जी, ये बताइए कि ये जो आपने पिटीशन फाइल की थी कि ब्रूटल रेप केस में आपने सजेशन दी थी, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या एग्जैक्ट आपने पिटीशन क्या फाइल की थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, और फाइनली अब आपको अमित शाह जो गृह मंत्री उनके मंत्रालय से क्या आया? मैंने पीएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2020 में। उसमें मैंने काफी सारे सजेशंस दिए थे जो कि हमारे मौजूदा कानूनों में बदलाव की बहुत जरूरत है। आप देखेंगे कि रेप केसेस जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ट्रायल पर जाते हैं तो ट्रायल कोर्ट्स में वो केसेस बहुत सालों साल तक लंबे चलते रहते हैं। उसके बाद से अगर कन्विक्शन हो भी जाती है तो अपील में, एपीलेट कोर्ट में बहुत सालों तक लटके रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आरोपियों को जल्दी बेल मिल जाती है। अगर डिले हो ट्रायल में या अपील में, तो ट्रायल के दौरान या फिर अपीलेट स्टेज पे, दोनों ही स्टेज पे बेल का प्रोविजन है कि ऐसे में एक्यूज को बेल दे दी जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि आरोपियों के अंदर डर नहीं आता है कि हम क्राइम करेंगे, लेकिन हम सालों तक ट्रायल को चलाएंगे, सालों तक अपील्स को पेंडिंग रखेंगे और फिर हम बाहर आ जाएंगे। तो जो डर होना चाहिए ये क्राइम्स में, वो आरोपियों में नहीं होता है। एक तो ये मुद्दा था मेरा। इस तरह से मैंने 8-9 सजेशंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये पीएल फाइल की थी कि रेप के कानूनों के लिए आप एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाने का निर्देश दीजिए, जिससे कि ये जो कानून ऑलरेडी है लेकिन उसमें थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट अगर हो जाएगा और उनका इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर हो, उसके लिए कुछ डायरेक्शंस हो जाएंगी, तो वो बहुत ही काम करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीएल को देखा, सारे सजेशंस को अच्छे से सुना, और 3 जजेस बेंच थी। 2 दिसंबर 2020 को जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, 3 जजेस की बेंच ने मेरी पीएल के सजेशंस को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि देखिए कीर्ति जी, हम आपके सजेशंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इन सब मुद्दों को सामने लाया, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को लेजिस्लेट करने के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं, ये काम सरकार का होता है। लेकिन हम आपको इतना जरूर कहते हैं कि आपके मुद्दे बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और आप क्या कीजिए, एक रिप्रेजेंटेशन बनाइए और आप सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि आप इन 3 मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंटेशन भेजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लास्ट में ये भी लिखा कि वी होप एंड ट्रस्ट दैट द रिस्पोंडेंट्स शैल कंसीडर द सेम एंड टेक appropriate action on that. So with the aforesaid liberty, the writ petition stands disposed of. तो एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सजेशंस को अप्रिशिएट करते हुए
मुझे कहा कि आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन में ये सारी बातें लिख के दीजिए। तो मैंने अगस्त 2021 में ये सारे सजेशंस एक रिप्रेजेंटेशन में डाल के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वहां पे मैंने ईमेल से ये रिप्रेजेंटेशन भेजा, जिसमें मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी अटैच किया। और अभी रिसेंटली मुझे 15 दिसंबर 2021 को ये रिप्लाई आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ये आया है श्री पवन मेहता, डिप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से आया है। और उन्होंने मुझे अपने रिप्लाई में ये लिखा है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि आपके जो रिप्रेजेंटेशन में उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जिम्मे आते हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरी बात सरकार तक पहुंची तो है और उन्होंने कुछ कंसिडर किया है, तभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजा है। सो लेट्स होप कि आगे क्या होता है। जो उम्मीद 3 साल पहले जागी थी वो आज पूरी हो गई है एंड नाउ फाइनली द लॉ हैज बीन चेंज्ड। सो क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले सीआरपीसी में सेक्शन 309 जो था वो ऑलरेडी कहता था कि रेप केसेस के जो ट्रायल्स हैं वो 2 मंथ्स में कंप्लीट होने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, यानी चार्जशीट फाइल होने के 2 महीने के अंदर ट्रायल रेप केस का कंप्लीट होना चाहिए। और ये सेक्शन सिर्फ रेप केस के लिए ही नहीं बल्कि एक जनरल एडजर्नमेंट के लिए भी सेक्शन था कि क्रिमिनल ट्रायल्स में डे टू डे हियरिंग चलनी चाहिए, विटनेसेस का एविडेंस डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए, और अगर कोर्ट एडजर्नमेंट देती है तो स्पेसिफिक रीजन देना है, और वो रीजन स्पेसिफाई ऑर्डर में भी कोर्ट ने करना चाहिए कि क्यों एडजर्नमेंट दिया जा रहा है, क्यों विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है। वही सेक्शन 309 अब बीएनएसएस में बन गया है सेक्शन 346, जो सेक्शन बात करता है पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स। ये सेक्शन बेसिकली एडजर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स के लिए बोलता है कि डे टू डे हियरिंग तो चलनी चाहिए, लेकिन एडजर्नमेंट कब कब मिलनी चाहिए, कब कब नहीं मिलनी चाहिए, ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है। जैसे कि पहले भी ये सीआरपीसी का सेक्शन 309 ये कहता था कि सिर्फ इस बात पर एडजर्नमेंट नहीं मिल सकती है कि जो वकील है वो बोले कि मैं दूसरे कोर्ट में बिजी हूँ इसलिए आज मैं ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकता, एविडेंस नहीं ले सकता। तो एडजर्नमेंट के लिए रीजंस क्या हो सकते हैं क्या नहीं, ये सेक्शन बताता था। फिर भी प्रॉब्लम क्या होती थी कि एडजर्नमेंट्स मिलती थी और आसानी से केस डिले होता था। आपको तो मालूम होगा उत्तर प्रदेश का केस जिसमें एक विष्णु नाम के व्यक्ति को 20 साल बाद जाके एक्विटल मिला। तो प्रैक्टिकली ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल बहुत स्लो चलता है और सीआरपीसी में एडजर्नमेंट का ये सेक्शन होते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता था। तो अब ये जो बीएनएसएस में नया सेक्शन आया है 346, जो 309 पुराने सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है, वो 346 सेक्शन वो एक एडिशनल प्रोविजन ला रहा है जो कि सेक्शन के लास्ट में लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। इस प्रोविजन में 4 पॉइंट्स दिए हैं ABCD। ये प्रोवाइडेड ऑल्सो वाला प्रोविजन पुराने सीआरपीसी के 309 सेक्शन में भी था, लेकिन उसमें सिर्फ 3 चीजें थी। इन ABCD में से सिर्फ A, C और D पहले से सेक्शन 309 सीआरपीसी में था। जो चेंज हुआ है वो है प्रोविजन B, यानी प्रोविजन B नए कानून सेक्शन 346 बीएनएसएस में ऐड किया गया है। ये कहता है कि अगर कोई वकील एडजर्नमेंट फाइल करता है तो सबसे पहले B से पहले A पढ़ें। A कहता है कि किसी भी पार्टी की रिक्वेस्ट पर एडजर्नमेंट तब तक नहीं मिलेगी एक्सेप्ट जब तक सर्कमस्टेंसेस उस पार्टी के कंट्रोल के बाहर ना हो, यानी उस पार्टी के कंट्रोल के बाहर अगर सर्कमस्टेंसेस हैं तो ही एडजर्नमेंट मिलेगी। ये प्रोविजन 1 पहले से सीआरपीसी में था। अब उसके आगे जो बी डाला है वो नया डाला है, जो ये कह रहा है कि अगर सर्कमस्टेंसेस किसी पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड है फिर भी 2 से ज्यादा एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं दे सकती है। ये एडिशनल चीज जो है वो नए कानून सेक्शन 346 में डाल दी गई है। आगे सेक्शन कहता है कि 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा एडजर्नमेंट्स कोर्ट नहीं दे सकती, वो भी दूसरी पार्टी यानी ऑपोजिट पार्टी को सुनने के बाद और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद। तो ये प्रोविजन नया ऐड हुआ है जिससे कि स्पीडी ट्रायल को इंप्लीमेंटेशन मिलेगा, क्योंकि पहले तो ये था कि एडजर्नमेंट तभी मिल सकती है जब सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल हों, लेकिन फिर भी एडजर्नमेंट्स मिलती थी बिकॉज हर एक एडजर्नमेंट एप्लीकेशन पर कोई ना कोई ऐसा रीजन देकर एडजर्नमेंट ले ली जाती थी कि आप कोई सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल बता दें। लेकिन अब ये प्रोविजन ये कहता है कि उस केस में भी जिसमें कि
सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल हैं, उनमें भी 2 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं दी जा सकती। यानी कि अब एडजर्नमेंट्स पर एडजर्नमेंट्स, तारीख पर तारीख नहीं ली जा सकेगी और मैक्सिमम 2 ही एडजर्नमेंट्स कोर्ट दे सकती है। इससे ये फायदा होगा कि कोर्ट में जो ये सेक्शन का इंप्लीमेंटेशन है वो अब प्रॉपरली हो पाएगा और स्पीडी ट्रायल चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ रेप केसेस के लिए ही नहीं बल्कि सब तरह के क्रिमिनल केसेस, सब तरह के क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए ये सेक्शन काम करेगा। सो हमें पढ़कर अच्छा लगा कि जो स्पीडी ट्रायल की मांग हम इतने सालों से कर रहे थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए, सरकार तक को हमने रिप्रेजेंटेशन दी, वो कानून अब नए कानून में इंक्लूड हो गया है। स्पीडी ट्रायल का इम्प्लीमेंटेशन अब सही तरीके से होगा ऐसा लगता है, बिकॉज ये प्रोविजन आने से तारीख पर तारीख अब नहीं पड़ेगी और ये फायदा सिर्फ विक्टिम को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी होगा जिनके ऊपर झूठा केस हो जाता है। कभी किसी के ऊपर कोई रियल में क्राइम होता है, कोई रियल में विक्टिम है और अगर उसको तारीख पर तारीख मिल रही है तो न्याय नहीं, एक तरह से अन्याय ही होता है। और अगर कोई झूठे केस में फंस गया है, उसको भी अगर सही समय पर एक्विटल नहीं मिलता है तो वो भी उसके साथ अन्याय ही है। इसीलिए न्याय जल्दी मिलना, स्पीडी ट्रायल होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो नए कानून BNSS के सेक्शन 346 के माध्यम से इंक्लूड हो गई है।